हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल एकेडमी वर्धा। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। ये टॉपिक आपको NCERT में वॉल्यूम 2 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन इस लेसन में इनफर्टिलिटी पैराग्राफ के अंदर मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है। इनफर्टिलिटी मतलब आफ्टर मैरिज उस कपल को बच्चा नहीं हो पा रहा है, they are unable to have their own child. Okay, the female is unable to conceive the pregnancy. उसको बोला जाता है इनफर्टिलिटी। सो दोस्तों, 1978 के पहले इंडिया में अगर कोई कपल इनफर्टाइल रहता था तो उनके पास दो ऑप्शन थे, एक तो चाइल्डलेस रहना या दूसरा और किसी के बच्चे को अडॉप्ट करना। बट उसके बाद कई सारी टेक्नोलॉजीज निकल करके आई हैं जिनको हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज इस नाम के अंडर में क्लासीफाई करते हैं। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले एक सोशल इशू पे हम नज़र डालते हैं। जब भी हम लोग इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी इनफर्टिलिटी का जो भी धब्बा है वो उस वुमन के नाम पे लगा के बिल्कुल फ्री हो जाते हैं कि यस, ये जो वुमन है इसको बच्चा नहीं हो रहा है, द लेडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी, बट इट इज़ नॉट ट्रू। जितनी रिस्पॉन्सिबल वो माँ है इनफर्टिलिटी के लिए, उतने ही रिस्पॉन्सिबल वो पिता, वो फादर भी हो सकते हैं। यस, वुमन एंड मेन दोनों में भी इनफर्टिलिटी के लिए कुछ न कुछ रीजंस रह सकते हैं। अगर हम वुमेन्स की बात करते हैं तो PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये एक बहुत बड़ा रीज़न आज के डेट में रहता है इनफर्टिलिटी के लिए। इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक होना, यूटेरस इनकॉम्पैटिबल रहना। अगर हम फादर की बात कर रहे हैं, मेन की बात कर रहे हैं, तो उनमें कभी कभी स्पर्म का काउंट कम होता है, स्पर्म का मोटिलिटी कम होता है। मतलब फादर और मदर दोनों भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। तो इसके बाद अगर कोई आपको दिखाई दे ऐसे बोलते हुए कि वो लेडी जो है उसको बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो आपका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको ये बात समझाना कि इट इज़ नॉट गुड। मदर एंड फादर बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी। तो आगे बढ़ते हैं, हम समझते हैं कि इनफर्टिलिटी के साथ डील करने के लिए आजकल कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे पहला और सबसे फेमस ऑप्शन जो इनफर्टिलिटी के लिए हम सब लोग जानते हैं, दैट इज IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज के डेट में, जिनको हम सब लोग टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस ऑप्शन में क्या किया जाता है? इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर मतलब कहाँ पे? तो बॉडी के बाहर मतलब इन अ लेबोरेटरी, इन अ टेस्ट ट्यूब। फीमेल से लिया जाता है ओवम, मेल से लिए जाते हैं स्पर्म्स, दोनों को किया जाता है फ्यूज, बनता है झाइगोट। ओके, एंड झाइगोट इज अलाउड टू डिवाइड। झाइगोट को डिवाइड होने देते हैं। झाइगोट सिंगल सेल का रहता है। सो जब ये डिवाइड होता है तो आफ्टर 72 आवर, झाइगोट बनने के आफ्टर 72 आवर्स के बाद 8 सेल वाला एक कंडीशन बनता है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ये 8 सेल स्टेज तक के हम उस झाइगोट को आगे डेवलप होने देंगे, और ये जो 8 सेल स्टेज का एम्ब्रियो रहेगा उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करेंगे इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, दैट इज IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मतलब कहाँ पर? उनके फैलोपियन ट्यूब में। क्लियर, समझ में आया? झाइगोट बनेगा, 8 ब्लास्टोमियर्स तक डेवलप होगा, 8 ब्लास्टोमियर को फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में करेंगे हम ट्रांसफर। ये हो गया टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, शॉर्ट में। सेकंड वाली जो टेक्निक है दैट इज ZIFT, झाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ZIFT और IVF इन दोनों में बेसिक फर्क बस इतना है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में हमने क्या किया, ओवम एंड स्पर्म को टेस्ट ट्यूब में, लैब में फर्टिलाइज करवाया, ब्लास्टोमियर तक का स्टेज डेवलप होने दिया, बाद में हमने फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया। ओके, बट ये जो ZIFT रहता है, ZIFT में क्या करते हैं कि ओवम एंड स्पर्म फ्यूज करके जस्ट बनाते हैं सिंगल सेल वाला झाइगोट, और सिंगल सेल वाले डिप्लॉयड झाइगोट को डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में कर देते हैं ट्रांसफर। सो टेक्निकली इतना ही फर्क है। IVF में ब्लास्टोमियर 8 ब्लास्टोमियर बनने के बाद ट्रांसफर करेंगे, एंड ZIFT में जस्ट झाइगोट बनने के तुरंत बाद उसको कर देते हैं ट्रांसफर।
Okay, then the next technology is ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब ये टेक्निक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्यों यूज किया जाता है? देखो, इंट्रा मतलब अंदर, किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। क्या करेंगे? इंजेक्शन, किस चीज का? स्पर्म का। समझ में आया? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक ओवम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट करेंगे। किसको इंजेक्ट करेंगे? स्पर्म्स को। कभी कभी जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फादर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी, तो मेल में अगर स्पर्म काउंट कम रहता है या स्पर्म्स की मोटिलिटी जो है वो अगर कम रहती है, उस केस में क्या करते हैं? अगेन वही, मदर से ओवम लेना, फादर से स्पर्म्स लेना, और जो फादर के स्पर्म्स रहते हैं उनको डायरेक्टली ओवम के अंदर साइटोप्लाज्म में किया जाता है इंजेक्ट। समझ में आया? इसके पहले की जो दो टेक्निक थी IVF, ZIFT, उसमें हमने ओवम एंड स्पर्म्स को छोड़ दिया था, ओवम एंड स्पर्म्स को छोड़ दिया था, तो ये अपने आप जाके फर्टिलाइज हो रहे थे, जाइगोट बना रहे थे। बट ICSI इस टेक्निक में क्या किया जा रहा है? तो स्पर्म्स जो है उनको एक नीडल के मदद से डायरेक्ट ओवम के साइटोप्लाज्म में ला करके छोड़ते हैं, ताकि जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो सके, सक्सेस रेट जो है वो इंक्रीज हो सके। समझ में आया आपको? नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी है GIFT, गमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये जो टेक्निक है गमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये जनरली तब यूज की जाती है जब फीमेल में ओविडक्ट का सेगमेंट ब्लॉक रहता है। ओके, मतलब फीमेल में क्या हो रहा है कि यहाँ से ओवम तो बन रहा है, ओवम जो है वो निकल के ओविडक्ट में गया, बट कहीं पर आपको ओविडक्ट में यहाँ पर क्या मिल रहा है? ब्लॉकेज मिल रहा है। ठीक है, कहीं पर ओविडक्ट में यहाँ पर क्या मिलता है? ब्लॉकेज। सपोज ओविडक्ट में यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? ब्लॉक। तो ओवम निकलने के बाद भी ओवम आगे जाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। ओवम जस्ट यहाँ तक आया पर आगे नहीं गया, तो फर्टिलाइजेशन कैसे हो पाएगा? उस वक्त में फिर क्या करते हैं? सी, जो फीमेल है उससे ओवम को बाहर निकालते हैं, जो मेल है उनसे स्पर्म्स को बाहर निकालते हैं। तो मेल के स्पर्म, फीमेल का ओवम, दोनों को भी फीमेल के ओविडक्ट में जहां पे ब्लॉक था उसके सामने छोड़ देते हैं। समझ में आया? इसके पहले तक की टेक्निक में स्पर्म और ओवम को लैब में फ्यूज कर रहे थे। इस टेक्निक में दोनों भी मेल फीमेल के गमिट्स को डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेजेस के सामने छोड़ देते हैं, ताकि अब वो फर्टिलाइज होते बैठेंगे, नेचुरल तरीके से जाइगोट बनेगा, नेचुरल तरीके से वहाँ पे प्रेगनेंसी जाकर के सेटल होगा। ठीक है, या फिर इस टेक्निक को सरोगसी में भी यूज किया जाता है। सरोगसी सुना होगा आपने, सरोगेट मदर, पिछले 1-2 साल में काफ़ी पॉपुलर हुआ था। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने भी सरोगसी द्वारा अपने जो भी चाइल्ड है उनको जन्म दिया है, तो आपने सुना होगा सरोगसी। तो सरोगसी में भी क्या करता है? सी, अ मदर इज टोटली नॉर्मल, फादर इज ऑल्सो टोटली नॉर्मल, बट किसी कारण से उनको लगता है कि नहीं, कि वाई टू बॉदर, द मदर इज नॉट रेडी फॉर द 9 मंथ प्रेगनेंसी, और रीजन कैन बी एनी। ओके, सो मदर अगर रेडी नहीं है 9 मंथ की प्रेगनेंसी के लिए, या और कोई रीज़न है, तो सरोगसी का ऑप्शन ढूंढते हैं। सरोगसी में क्या करते हैं? तो एक फीमेल जो कि मेडिकली बिल्कुल फिट है, ओके, तो उस फीमेल को लिया जाएगा, उस फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, मतलब उसके फैलोपियन ट्यूब में गमिट्स को ट्रांसफर किया जाता है। ओरिजिनल मतलब बायोलॉजिकल मदर से लेंगे ओवम, बायोलॉजिकल फादर से लेंगे स्पर्म्स, और इस गमिट को दूसरे किसी फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे। समझ में आया? कपल के गमिट लिए और दूसरे किसी फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में हमने उसको डाल दिया है, तो वो जो मदर है और कोई फीमेल, उसमें वो गमिट का वहाँ पे फ्यूजन होगा। समझ में आया? उस मदर में वहाँ पे बनेगा जाइगोट। वो मदर जो है वो 9 मंथ के लिए प्रेगनेंसी को कैरी करेगी, लेकिन ओरिजिनल फादर और मदर जो है वो ये कपल है। सो दैट इज सरोगसी। जन्म कोई और दे रहा है, ओरिजिनल बच्चा जो है वो इनका है। ऐसे बोल सकते हैं कि 9 मंथ के लिए उसका जो यूटेरस था उसको इन दोनों ने रेंट पे लिया है। समझ रहे हैं आप? सो दैट इज सरोगसी। उसके बाद में GIFT,
GIFT इस टेक्निक के बाद जो नेक्स्ट वाला टेक्निक है इट इज AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि स्पर्म का काउंट मेल में कम है, फादर का स्पर्म का काउंट कम है, या स्पर्म की मोटिलिटी फादर में बहुत हमको कम देखने को मिलती है। उस केस में क्या करते हैं कि फादर से उसका सीमेन लेते हैं, सीमेन द लिक्विड कंटेनिंग स्पर्म पढ़ा है हमने। सो फादर से सीमेन कलेक्ट करेंगे और वो सीमेन विद इंजेक्शन फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में उसके सर्विक्स तक, सर्विक्स हाँ जो बोल रहे हैं वो ध्यान में रखो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसमें जो मेल का सीमेन रहता है उसे जनरली कहाँ पर रिलीज करते हैं, फीमेल के सर्विक्स में रिलीज करते हैं। ओके, फीमेल स्लीपिंग पोजीशन में है, ये उसका वजाइनल कैनाल है फीमेल का। यहाँ पे जो वजाइनल कैनाल को ओपनिंग है वो ये कुछ ऐसे क्लिप वगैरह लगा के थोड़ा यहाँ पे एक्सटेंड किया है। ये एक बारीक यहाँ पे आपको नीडल दिखाई दे रहा है। सो विद दिस नीडल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, जो सीमेन है उसको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में सर्विक्स तक वगैरह ला करके रिलीज करते हैं, या फिर यूटेरस में या फिर फैलोपियन ट्यूब में भी डाल सकते हैं, बट नॉर्मली सर्विक्स में ले जाके स्पर्म को, सीमेन को छोड़ देते हैं। तो स्पर्म्स जो कि फीमेल के सर्विक्स में गए हैं, यहाँ पर अपने आप ऐसे ऊपर जाएंगे, इधर जाएंगे और उनका होगा फ्यूजन। तो नॉर्मल तरीके से सब कुछ हो रहा है, बस स्पर्म प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रहे थे एग तक, इसीलिए उस टेक्निक को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को यूज किया गया। या फिर इसमें भी एक और दूसरा सेकंड ऑप्शन देखो क्या रहता है। एक अनमैरिड वुमन है, शी डोंट वांट टू गेट मैरिड बट शी वांट हर ओन चाइल्ड। एक लेडी है जिसको शादी नहीं करनी है बट उसको लगता है कि यस आई वांट माई ओन चाइल्ड, आई वांट टू बी अ बायोलॉजिकल मदर। तो क्या हो सकता है, स्पर्म बैंक, जैसे कि सीड बैंक रहती है ना, ब्लड बैंक रहती है, वैसे स्पर्म बैंक रहती है। तो स्पर्म बैंक से किसी हेल्दी बट अननोन पर्सन का सीमेन डॉक्टर्स ये लेडी के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में विथ इंजेक्शन विथ नीडल रिलीज करेंगे। समझ में आया आपको? जो भी किसी के स्पर्म्स लिए जा रहे हैं उस इंसान को ये जो लेडी है वो नहीं जानती है। समझ में आया आपको? द फादर इज अननोन बट हेल्दी अननोन पर्सन के जो स्पर्म्स हैं उनको स्पर्म बैंक से लिया जाता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रिलीज करते हैं। सो विदाउट गेटिंग मैरिड she can conceive the pregnancy, she can give birth to a child, she can be a biological mother। ये भी एक अनदर यूज हो सकता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का ही एक थोड़ा सा दूसरा पार्ट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का ही थोड़ा सा दूसरा पार्ट है IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इसमें क्या करते हैं, इसमें सीमेन को कलेक्ट करते हैं बट उसको वॉश करते हैं, स्पर्म्स को अलग निकालते हैं, स्पर्म्स को कॉन्सनट्रेट करते हैं एंड कॉन्सनट्रेटेड स्पर्म, समझ में आया? AI में सीमेन को वॉश नहीं किया था, एज इट इज रिलीज किया था। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन में सीमेन को बाहर निकाला है, उसको वॉश किया है, स्पर्म्स को कॉन्सनट्रेट किया है एंड स्पर्म्स को कॉन्सनट्रेट करने के बाद में फिर फीमेल के यूटेरस में छोड़ा है, सर्विक्स में, यहाँ पर नहीं छोड़ा है। ओके, ये जो नीडल है उसको सीमेन को कहाँ पे छोड़ रही है, यूटेरस में, ताकि फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ सके, प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ सके। सो दिस इज IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो कौन कौन सी टेक्निक हमने पढ़ा है? सबसे पहले IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी। उसके बाद के टेक्निक का नाम था ZIFT, ज़ाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। देन ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। GIFT, गमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो ये जो इतनी सारी टेक्निक आज इंडिया में डेवलप हुई है, इससे हर एक कपल जो है वो एक कहीं ना कहीं होप रख सकता है कि यस वी कैन हैव अवर ओन चाइल्ड। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।